हेलो स्टूडेंट्स। देखो लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था कोलिजन थ्योरी के बारे में। क्या होती है कोलिजन थ्योरी? कुछ पॉइंट्स से उसकी केटीजी पे बेस्ड होती है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना पड़ता है अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो दो फैक्टर्स होते हैं, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी फैक्टर के अंदर हमने एक्टिवेशन एनर्जी की बात की थी कि जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी वही क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जो दूसरा फैक्टर था वो ये था कि सिर्फ एनर्जी से बात नहीं बनेगी, ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का तो ही क्या होगा, कोलिजन होगा, एक परफेक्ट कोलिजन होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हमने आर्हेनियस इक्वेशन की बात की थी जो कि क्या होती है, K इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, एक और चीज़ थी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो तो वो था ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, फिर हमने कुछ टर्म्स को भी डिफाइन किया था। हमने इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए के कैसे डिफाइन वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को, बेसिकली हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो पहले कुछ चीज़ें नॉर्मल से डिस्कस कर लेते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो रेट ऑफ, या फिर ऐसे लिखें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई आप सभी जानते हैं, देखो रेट जो होती है क्या होती है, रेट जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जो एन, जो उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, अब देखें भाई आपको दिख रहा है के कांस्टेंट होता है ना, तो जो रेट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, कॉन्सेंट्रेशन की प्रोपोर्शनल होती है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन generally increases with increase in concentration of रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो मैंने जनरली वर्ड क्यों ऐड किया है, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसलिए मैंने जनरली वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, फिजिकल स्टेट पे कैसे डिपेंड करती है भाई? देखें बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास एक सॉलिड रिएक्टेंट है, ठीक है, अगर आपके पास एक सॉलिड रिएक्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस रिएक्टेंट, तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ होगी? गैसेस के केस में होगी, है ना। क्यों? क्योंकि भाई गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो कोलिजन भी क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, लिख लेना, ड्यू टू मोर इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, ड्यू टू मोर इफेक्टिव कोलिजन। ये हो गया दूसरा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तीसरा है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया पे क्या होगी ये बताओ भाई? जितना ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेट होगी। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन की क्या होगी, रेट होगी। ठीक है, फोर्थ, इसके बारे में हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फोर्थ है टेम्परेचर। ठीक है भाई, टेम्परेचर हमने देख लिया है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी,
इंक्रीज होगी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। फिफ्थ फैक्टर जो है वो है कैटलिस्ट। ठीक है, फिफ्थ है आपके पास कैटलिस्ट। अब देखो भी कैटलिस्ट भी आपको पता है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ना, लेकिन सिर्फ बढ़ाता नहीं, कम भी कर सकता है। दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो पहले तो कैटलिस्ट के बारे में लिख लेते हैं। substance which can alter the rate of reaction without having any change in itself is called कैटलिस्ट। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं बिना खुद में कोई चेंज किए हुए। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है समझना, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, ध्यान रखना। बेसिकली जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसको नेगेटिव कैटलिस्ट को हम आगे के चैप्टर्स में हम इसको इनहिबिटर्स बोला करेंगे। ठीक है, इनहिबिटर्स हम नेगेटिव कैटलिस्ट को बोला करेंगे। कॉपी करें, इसको लिख लिया होगा। अब देखें कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं कैटलिस्ट के बारे में। देखें, लिखें अ कैटलिस्ट changes the rate of reaction by providing an alternate path with different एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, ये इसमें लिखा हुआ है। वो क्या करता है कि रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी से। ठीक है, समझे, बहुत एक सिंपल सा है। मान लो ये आपके पास मैं वापस कल वाला एनर्जी वाला ग्राफ बना रहा हूँ, एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस वाला। ठीक है, रिएक्शन प्रोग्रेस का ये ग्राफ है। मान लो कि ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से है। एक मान लीजिए एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दिख रहा होगा यहाँ पर डेल्टा एच इसका क्या है, पॉजिटिव है। ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम एक कैटलिस्ट में लाएंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा कि इस रिएक्शन को एक दूसरा पाथ प्रोवाइड करेगा। दूसरा पाथ प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि एक दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ प्रोवाइड करेगा, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, देखिए समझे, ये रिएक्टेंट है, ये नॉर्मल पाथ है विदाउट कैटलिस्ट। हमें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है तो हम पॉजिटिव कैटलिस्ट में लाते हैं। तो देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ, यानी कि कुछ वो एक इस तरीके से एक दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी, देखो यहाँ पर अब इस पाथ में ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये एक्टिवेशन एनर्जी इससे कम है ना, यानी कि इस वाले बैरियर को, इस वाले एनर्जी बैरियर को, ये इससे कम है ना, ये रेड वाला जो है ये ब्लू वाली से कम है। तो बताओ अगर कम है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसको क्रॉस कर सकते हैं ना, और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे तो बताओ एनर्जी भी रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कर दिया इसने, इस रिएक्शन को ये वाला अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया है ना। लेकिन इसमें समझें, इसमें ये वाली लेवल्स चेंज नहीं हुई है, सिर्फ इसने क्या चेंज किया है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज किया है ना, एक दूसरा पाथ प्रोवाइड कर दिया कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला, लेकिन ये वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई हैं। ठीक है, तो क्या करता है, कैसे काम करता है कैटलिस्ट, ये एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि इसमें डेल्टा एच की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा जो आपने कैटलिस्ट को मिलाया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम लिखेंगे।
अगला पॉइंट जो है हमारा, अ कैटलिस्ट डज नॉट affect a catalyst does not affect the delta H of रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हैं इसके। और एक और पॉइंट देखें, क्योंकि एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है तो हम सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, अ कैटलिस्ट, सॉरी ये तो हमने लिख लिया, के ए। मानो कि आपसे दो अलग अलग कंडीशंस बोली जा रही है कि एक तो आपसे बोला जा रहा है कि एक बार आपने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है और एक बार आपने कैटलिस्ट के एब्सेंस में रिएक्शन करवाई। तो देखें उसके लिए क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, मैं वही उसी फॉर्मेट को डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो के ए जो है, के ए वो है रेट कांस्टेंट इन ए का मतलब एब्सेंस, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो के जो है वो रिएक्शन का भी रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, एक डिफरेंट होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो के ए जो है वो रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, और ई ए जो है, ई ए वो एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ऐसे ही हम एक और टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, के पी यानी कि रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ई पी क्या हो जाएगा बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है, मैं उस फॉर्मेट को डिस्कस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो के ए हो जाएगा ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये के ए हो गया। ठीक है, और के पी बताओ, के पी क्या हो जाएगा, ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई पी अपॉन आर टी। ठीक है, देखो यहाँ से आप क्या करोगे, के पी अपॉन के ए इज इक्वल टू ई टू दी पावर, देखो के पी मैंने ऊपर रखा है तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए माइनस ई पी अपॉन आर टी। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप इसको एक और तरीके से, आप इसमें एक और स्टेप बढ़ा सकते हो, एल एन के पी अपॉन के ए इज इक्वल टू ई हट जाएगा, ई ए माइनस ई पी अपॉन आर टी। ठीक है, तो कोई ये फॉर्मूला नहीं, बेसिकली एक न्यूमेरिकल की अप्रोच है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिए, ध्यान रखना ये एल एन में हो गया, ऐसे आप लॉग में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट कैटलिस्ट। तो बेसिकली हमारे चल रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट तक हो चुका है, एक लास्ट फैक्टर और बचता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है, जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं, ब्राइटनेस बढ़ जाती है लाइट की। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन ही बोलते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए हम डिस्कस करें, क्योंकि लाइट की बात तो उन्हीं के लिए आएगी। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फोर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो जैसे कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ये जो रिएक्शन होती है ये H न्यू लिखा हुआ है ना, जहाँ पर भी रिएक्शन के एरो के ऊपर H न्यू लिखा हो, उसका मतलब वो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जो रेट होती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है एक फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये आपके सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसको भी कॉपी करें, कॉपी कर लिया होगा। अब देखें हम मूव कर रहे हैं सबसे लास्ट पार्ट पे, जो है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, बस ये चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो भाई मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, द पाथ थ्रू विच reactants are
converted, the path through which reactants are converted into products is called reaction mechanism. ठीक है, इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म. ठीक है, मतलब रिएक्टेंट्स कौन से पाथ के थ्रू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं, वही क्या होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, एक रिएक्शन है ए गिव्स बी. ठीक है, इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म बताया जा रहा है. मैकेनिज्म क्या है, देखें, इसका जो मैकेनिज्म का जो स्टेप 1 दिया हुआ है वो है आपके पास ए गिव्स, आप मान लो कि सी, ए गिव्स सी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिएक्शन कैसी है, फास्ट रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक है. ठीक है, स्टेप 2 दिया जा रहा है सी गिव्स डी. ठीक है, अच्छा, इसका रेट कांस्टेंट K1 दिया है, इसका K2 दिया है. सी गिव्स डी दिया जा रहा है, स्लो स्टेप है और एंडोथर्मिक है. गिवन है, ये भी इधर साइड में गिवन है, ये आप अपने मन से नहीं लिख सकते, इस साइड में आपको सारी वैल्यूज गिवन है, जो डेटा दिया है वो गिवन है आपको. देखो S3 स्टेप 3 आपको दिया हुआ है D गिव्स B. ठीक है, और बोला जा रहा है ये भी एक फास्ट स्टेप है और साथ ही साथ कैसा है, एक्सोथर्मिक. भाई ऐसा मत समझे कि जो फास्ट होगा वो एक्सो होगा, नहीं, वो एंडो भी हो सकता है ना. तो ये आपको 3 स्टेप्स गिवन है और एक और वैल्यू आपको दी जा रही है, ये K3, और एक और आपको चीज़ बताई जा रही है कि जो K1 है वो क्या है, K3 से ज़्यादा है. ये गिवन है आपको. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है. एक ये चीज़ भी होती है ग्राफ, तो ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं हम. एक और चीज़ देखें, अब आपको यहाँ ग्राफ को डिस्कस करना है. देखें ग्राफ कौन सा ग्राफ है, रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ. तो देखें आप, देखो ये हमारा एनर्जी का एक्सेस हो गया है ना, और ये हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस हो गया. ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है. देखो ए हमारा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के थ्रू हमने स्टार्ट किया है और 3 अलग अलग स्टेप्स हैं. ठीक है भाई, इस रिएक्शन का ग्राफ आप ये मैकेनिज्म के थ्रू ही बनाओगे. ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले बनाना है ए से सी. ठीक है, और ए से सी जो है एक फास्ट रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, और साथ साथ कौन सी दी हो, ये एक्सोथर्मिक. तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा आप समझते चलें बस. ये आपके पास ए से सी का ग्राफ हो गया, और आप देखो भाई एक्सोथर्मिक है तो यहाँ आपने ए से स्टार्ट किया, ये सी बन गया, और एक्सोथर्मिक है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, नीचे की तरफ दिख रहा होगा, ये आपका सी बन गया है. ठीक है, इस स्टेज पे आपका सी बन गया है. अब सी बना रहा है डी, और सी बना रहा है डी, और एक ये स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन. और स्लो रिएक्शन है तो बताओ उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ना, तभी तो रिएक्शन स्लो होगी. ठीक है, और ये भी बोला जा रहा है कि रिएक्शन एंडो है. तो देखो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्लो रिएक्शन है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आप ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ. ठीक है, और एंडोथर्मिक दिया है तो यहाँ कहीं रोक दो. ठीक है, ये हो गया आपके पास ए से सी, फिर सी से डी. देखो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से यहाँ की तरफ, मतलब ये ऊपर है, तो ये कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो चुका है. और लास्ट स्टेप डी से बन रहा है बी, एक फास्ट स्टेप है और एक एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक यानी कि नीचे की तरफ आएगा, और फास्ट है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी. लेकिन देखो ये भी फास्ट था, ये भी फास्ट था, तो एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की कम है. लेकिन रिलेटिवली अगर आप देखो तो K1 ज़्यादा है और K3 थोड़ा सा कम है, स्मॉल है K1 से. ठीक है, यानी कि K3 अगर K1 से कम है तो K3 की एक्टिवेशन एनर्जी K1 से थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से. और कैसी रिएक्शन, एक्सो, तो एक्सो है तो यहाँ नीचे आके रुक जाएगा, और ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट बी. ए से स्टार्ट किया था और क्या बन गया, बी बन गया. देखो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी. अब देखो इसको मैं बोल देता हूँ भाई, फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी EA1, सेकेंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से देखा जाएगी, है ना, ये हो जाएगी EA2, और थर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से देखी जाएगी, तो ये हो जाएगी EA3. देखो दिख रहा होगा, फिर से देखो समझ लो इसको. फर्स्ट था एक्सो तो नीचे आके रुका, सेकंड था एंडो तो ऊपर ही रुक गया, थर्ड था एक्सो तो नीचे आके रुका. फर्स्ट फास्ट था तो एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटिवली क्या होगी, कम होगी. सेकंड स्लो था तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा होगी. थर्ड फास्ट था तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी. अब फास्ट वाले को कंपेयर करना है तो उसने एक रिलेशन दिया है K1 ज़्यादा है K3 से, यानी कि K1 ज़्यादा तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, इसलिए ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर गए होंगे एनर्जी बैरियर को, एक्टिवेशन एनर्जी को. तो K1 नीचे है और K2 ऊपर है, मतलब सॉरी K3 वाला जो है लास्ट वाला जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी K1 वाले से ज़्यादा है.
ठीक है। तो इस तरीके भी आपके पास ग्राफ होते हैं, ये भी आपको बनाने आनी चाहिए। बहुत ही आसान है, देखो आप रिवाइंड करके देख लेना, बहुत आसान सी चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कॉपी करें इसको, कॉपी कर लिया। देखें ये हो गया इसका ग्राफ, है ना। अब याद करो मैंने आपको बोला था कि जो रिएक्शन की जो रेट होती है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, उनकी रेट हम कैसे मेज़र करते हैं। मैकेनिज्म जब दिया हो तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो उसका क्या होता है, RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के थ्रू ही हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की के रेट लो को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट लो को हम कहाँ से डिस्कस करते हैं, RDS से, जो मैकेनिज्म का जो सबसे स्लो स्टेप है उससे हम रेट लो को डिस्कस करते हैं। अब देखो वहाँ ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी क्योंकि बाद में आनी थी, तो देखो समझो कि क्यों हम जो सबसे स्लो स्टेप है उससे हम डिस्कस करते हैं रेट लो को। इसी की मैं बात कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले A से C बन रहा है, C से D बन रहा है, और D से फाइनली क्या बन रहा है, B। इसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो A से C एक फास्ट स्टेप है। मान लो कि A से C बन गया आपके पास 3 मिनट्स में। ठीक है, 3 मिनट्स में। C से D सबसे स्लो स्टेप है, मान लो कि ये बना आपके पास 6 मिनट्स में। C से D कितने में बन रहा है, 6 मिनट्स में। और D से B जो है वो मान लो बन रहा है 4 मिनट्स में। ठीक है, D से B आपके पास मान लो कितने मिनट्स में बन रहा है, 4 मिनट्स में। तो देखो सबसे स्लो स्टेप ये है। क्यों इसी के थ्रू हम रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों हम RDS के थ्रू, ये हमारा RDS है, क्यों हम RDS के थ्रू रेट कैलकुलेट करते हैं, समझे। देखो मान लो A का एक मॉलिक्यूल है, A के एक मॉलिक्यूल ने 3 मिनट में क्या बना दिया, C बना दिया। ठीक है, अब C को D में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट्स लगेगा। ठीक है, और फिर D B में कन्वर्ट कितने टाइम में होगा, 4 मिनट्स में। अब आप समझे, एक मॉलिक्यूल C में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब भाई A का दूसरा मॉलिक्यूल भी 3 मिनट्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, D में। अब जैसे D बनेगा फिर वो क्या फॉर्म करेगा, B फॉर्म करेगा। ठीक है, अब आप समझे भाई 3 मिनट्स में यहाँ पर एक C आ गया है। ठीक है, और ये एक C यहाँ पर 6 मिनट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप बताओ भाई 3 मिनट्स में तो A का दूसरा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो चुका होगा C में, है ना। फिर वो वापस आगे प्रोसीड करेगा। लेकिन बताओ C से जब तक D नहीं बनेगा तो D से फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, समझ रहे हो। यहाँ A तो कलेक्ट होते जाएंगे, है ना, क्योंकि C से D बनना एक ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और जब तक D नहीं बनेगा तब तक B नहीं बन पाएगा। तो बताओ यहाँ A तो यहाँ C में कन्वर्ट होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा, C D में कन्वर्ट होता जाएगा, लेकिन ये सबसे स्लो स्टेप है। और जब तक यहाँ D फॉर्म नहीं होगा तब तक B फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता। यानी कि जो रेट है, जो स्पीड है रिएक्शन की, वो इस वाले स्टेप पे डिपेंड करेगी फाइनली, है ना। तो इसलिए हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, जो सबसे स्लो वाला होता है। ठीक है, और इसी की वजह से हम क्या करते हैं, इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, रेट को मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं मेथड्स पे कि कैसे हम मेजर करेंगे उसको। तो यहाँ एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, बाय knowing the mechanism of reaction, its rate law can be written. Its rate law can be written, and we can determine its order by following 2 methods. देखो अगर हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म पता हो तो हम उसके रेट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं और रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, 2 मेथड्स होते हैं। पहला है RDS मेथड। ठीक है, यह हमें डिस्कस करना होता है जनरली, लेकिन इसके अलावा एक और मेथड होता है। ठीक है, उसकी जनरली बात होती नहीं, लेकिन फिर भी हमें वो आना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन सेकेंड मेथड को ज़्यादा लोग डिस्कस करते भी नहीं है, लेकिन ये भी होता है, इस पर भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो देखें, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये 2 मेथड्स हैं। RDS मेथड एक बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा मेथड होता है। ठीक है, बहुत खतरनाक नहीं, इसमें आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड भी जो है वो भी मतलब ईजी है ना, लेकिन लेंदी बहुत होगा। ठीक है, तो देखें डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम किसको, RDS मेथड को। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखें RDS मेथड, भाई आपको एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। एक आपको रिएक्शन दी जा रही है, 2
आप मान लो आपको वो दिया जा रहा है 2N2 है ना। एक सेकेंड मैं रिएक्शन चेक कर लेता हूँ। आपको दिया जा रहा है 2NO, नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ और दिया जा रहा है यहाँ पर 2H2 प्लस 2NO गिव्स N2 प्लस 2H2, ठीक है। 2H2 प्लस 2NO गिव्स N2 प्लस 2H2, ठीक है, सही, ठीक है। अब देखो ये मत समझना कि मैकेनिज्म आपको सोचना है, नहीं, मैकेनिज्म भी क्वेश्चन में दिया होगा। इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है 2NO गिव्स N2O2, बोल रहे एक फास्ट स्टेप है ये। फिर जो N2O2 है, N2O2 प्लस H2 मिलके बना रहे हैं आपके पास, ये बन रहा है N2O प्लस H2O, ठीक है। इससे बताया जा रहा है स्लो स्टेप। अब देखो स्लो स्टेप अगर दिख जाए तो फटाफट समझ लो कि इसके थ्रू ही क्या होगा, रेट लो कैलकुलेट होगा। और थर्ड जो स्टेप है N2O प्लस H2, ये हो गया N2 प्लस H2O, ये वापस से हो गया आपका फास्ट स्टेप, ठीक है। रेट कॉन्स्टेंट्स गिवन है, ये है K1, ये है K2 और ये है K3, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई आपको इस रिएक्शन का रेट लॉ बताना है, तो देखें हम कैसे सॉल्व करते हैं रेट लॉ को। देखें भाई आप बताओ इसका रेट एक्सप्रेशन हम किसके थ्रू लिखने वाले हैं, RDS के थ्रू, ठीक है। तो देखो RDS के थ्रू बताओ, RDS का जो रेट कांस्टेंट है स्लो वाले स्टेप का वो क्या है, K2। रिएक्टेंट्स क्या है, N2O2 की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना, और H2 की पावर 1। भाई जो RDS है, भाई RDS एक, भाई मैकेनिज्म में हर एक स्टेप एलिमेंट्री होगा, तो जो कोएफिशिएंट्स होंगे वही ऑर्डर में भी जाएंगे, है ना। लेकिन क्या ये कंप्लीट हो गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आ रहा है N2O2 और N2O2 देखो ये एक मैकेनिज्म के बीच में एक इंटरमीडिएट है, यहाँ पर आपको N2O2 नहीं दिखेगा, है ना। तो आपको जो रेट लो होता है ना, वो जो आपको रिएक्टेंट्स गिवन है उन्हीं की टर्म्स में बताना होता है। अगर आपके पास रेट लॉ के अंदर एक इंटरमीडिएट आ रहा है, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो देखें ये हमारा एक इंटरमीडिएट है, तो इस इंटरमीडिएट को हमें क्या करना होगा, इस इंटरमीडिएट को हमें रिमूव करना होगा। तो देखो इंटरमीडिएट को कैसे रिमूव करना है, आप इस डेटा को देखें, इस मैकेनिज्म को देखें, यहीं से आपको पता चलेगा कि आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो। तो देखो मुझे एक फर्स्ट रिएक्शन दिख रही है, फर्स्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो मैं K1 को क्या लिख सकता हूँ, भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूरी रिएक्शन का K1 दिया हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 अपॉन NO का स्क्वायर। क्या बताऊँ, यहाँ से मैं N2O2 लिख सकता हूँ, क्या होगा, N2O2 हो जाएगा K1 इंटू NO2 का स्क्वायर। आ गया समझ में। अब आपको अगर N2O2 मिल गया तो आप इसको कहाँ पुट कर दोगे, इसको आप यहाँ पुट करो, तो देखो रेट हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू N2O2 की जगह पुट करो K1 NO का स्क्वायर H2, और फाइनली भाई K2 इंटू K1 K2 एक नया कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हो, लेकिन ठीक है यही लिख रहे हैं हम इसको, और NO का स्क्वायर और H2 की पावर 1। देखो ज़रा, क्या NO आपका रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, H2 आपका रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, तो ये आपका हो गया रेट एक्सप्रेशन और ये आपका हो गया RDS मेथड। मतलब देखो बहुत आसान है, आप इसको K रिएक्शन भी बोल सकते हो फाइनली, और K रिएक्शन की वैल्यू क्या है, K1 इंटू K2। देखो ये इतना सा है, बहुत आसान है RDS मेथड। क्या करना होता है कि जो सबसे स्लो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग रेट लॉ लिख लो। अगर रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट आ रहा है, ठीक है, तो उसको हटाने के, उसको रिमूव करना है आपको। देखो रिमूव किस मेथड से करना होगा, जो आपको ये डेटा दिया होगा उसी के बेसिस पे आपको रिमूव करना होगा। तो बहुत आसान होता है क्या, RDS मेथड, ठीक है। फटाफट से कॉपी करें, लिख लिया। देखें अब हम मूव कर रहे हैं हमारे अगले टॉपिक पर, अगला मेथड, ठीक है। अगला है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड में देखो क्या करना है, पहले तो इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं कि कब इसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। दूसरा है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ठीक है। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड, देखो सबसे पहले इसके लिए पॉइंट्स लिख लेते हैं। इफ नथिंग इज गिवन, इफ नथिंग इज given
about the rate of reaction, then use steady state अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, मतलब अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अगर आपको रिएक्शन में कोई डेटा नहीं गिवन है ना, मतलब मैकेनिज्म देगा लेकिन कोई फास्ट स्लो कुछ नहीं बताया हुआ है, तो आप कौन सा यूज़ करोगे? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट बेसिकली क्या है समझे भाई, स्टेडी स्टेट का मतलब अगर आपको पता हो तो देखो, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि जो चेंज वो टाइम के साथ चेंज जो है वो क्या हो चुका है? ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ चेंज का ज़ीरो हो जाना। ठीक है, एट स्टेडी स्टेट द नेट रेट ऑफ appearance oblique disappearance, the net rate of appearance oblique disappearance of intermediate is assumed to be 0। देखो इस पर्टिकुलर मेथड में क्या करना होता है कि जो हमारा इंटरमीडिएट है उसको हम क्या मान लेते हैं? स्टेडी स्टेट में मान लेते हैं, यानी कि इसका टाइम के साथ चेंज क्या है? जीरो। जो इंटरमीडिएट है उसका टाइम के साथ चेंज हम क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं, और इसी के बेसिस पे हमें क्या करना होगा? हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है 2O3 गिव्स 3O2। ठीक है, क्वेश्चन मैकेनिज्म गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। मैकेनिज्म क्या है देखें, गिवन है O3 जो है वो पहले कन्वर्ट हो रहा है O2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर, O3 गिव्स O2, तो यहाँ पर आपको K1 और एक K2 दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेप दिया जा रहा है आपको O3 प्लस O गिव्स, ये दे रहा है आपको O3 प्लस O गिव्स 2O2, ये हो गया K3। ठीक है, और बस ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक, देखो दो स्टेप्स हैं, एक तो एक मेन रिएक्शन आपको गिवन है और ये आपको दो स्टेप्स गिवन है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि बताओ रेट लो क्या होगा या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखें सॉल्यूशन की तरफ मूव करें। देखो कैसे करना है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड में, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ ईजी है लेकिन लेंदी है। तो देखें कैसे करना है। देखो रेट क्या लिखोगे आप रिएक्शन की, जो हमारी मेन जो रिएक्शन है उसके आप रेट क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके माइनस DO3 अपॉन, बोलो यही तो लिखोगे। ठीक है, देखो ये आपके पास रेट हो गई। अब मैं रेट को एक और इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। देखो जो रेट है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस 1/2 को तो मैंने बाहर कर दिया इंटू माइनस DO3/dt। अब देखो विदाउट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर आप इसको देखो तो इसको आप क्या बोलोगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O3। ठीक है, तो हम उसी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखें जो नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O3, बताओ नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O3 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, मैं नेट रेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डिसअपीयरेंस की। अब ये बराबर किसको होगा? देखो O3 किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है, ये तो आपको इन दोनों रिएक्शन से देख के पता चलेगा। देखो O3 कहाँ डिसअपीयर हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये क्या O3 एक तो इस वाली रिएक्शन से डिसअपीयर हो रहा है, क्या कंज्यूम होना, डिसअपीयर होना। एक तो इस रिएक्शन से डिसअपीयर हो रहा है, एक O3 इस रिएक्शन से डिसअपीयर हो रहा है, लेकिन एक रिएक्शन ऐसी भी है जिसमें O3 अपीयर हो रहा है। बताओ ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, अगर बैकवर्ड देखोगे तो O3 फॉर्म हो रहा है ना। ठीक है, हमें बतानी है नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, देखो डिसअपीयरेंस कहाँ से हो रहा है? एक तो K1 रेट की टर्म्स में लिखना है, K1 O3 से, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रेट हो गई। तो एक तो इस रेट से क्या हो रहा है? डिसअपीयर हो रहा है, प्लस एक यहाँ पर K3 और क्या लिखोगे? O3 और O, एक इस रेट से डिसअपीयर हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक से प्रोड्यूस भी हो रहा है। वो कहाँ है? ये वाला, इस स्टेप से वो क्या हो रहा है? O3 फॉर्म हो रहा है। तो फिर इसे मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बता रहा हूँ, तो अपीयरेंस को तो ऑफकोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर माइनस करना पड़ेगा। अपीयरेंस का क्या है? K2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास O2
O, ये O2 और O, ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2। तो आया समझ में, ये आपके पास स्टेप हो गया। ठीक है, नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O3 आपने कैसे लिखा है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जितने भी स्टेप्स दिए जा रहे हैं उसके थ्रू आपने उसके डिसअपियरेंस के रेट को बता दिया है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से अगला स्टेप, देखो एक तो मैंने ये निकाल लिया, नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O3 निकाल लिया। अब मैं निकाल रहा हूँ, देखो मुझे इंटरमीडिएट के चेंज को क्या करना है, ज़ीरो करना है। और इंटरमीडिएट मेरा कौन है, ये रहा नेसेंट ऑक्सीजन। तो एक मैं इसके लिए भी रेट बता देता हूँ। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O बता रहा हूँ मैं। देखें, हम एक स्टेप लिख रहे हैं, कौन सा, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O यानी कि फॉर्मेशन ऑफ O है ना, यानी कि DO/dt। अब देखो वही आपको तीन रिएक्शन देखनी है और उन्हीं तीन रिएक्शन के थ्रू आपको क्या करना है, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है। अब देखो वो तीन रिएक्शंस क्या थी, O कहाँ से फॉर्म हो रहा है, तो देखो एक तो O यहाँ से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक यहाँ से कंज्यूम हो रहा है और एक यहाँ से भी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। दिख रहा होगा, यहाँ से फॉर्म हो रहा है, यहाँ से कंज्यूम हो रहा है, यहाँ से भी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो देखो एक तो पॉजिटिव आएगा फॉर्मेशन वाला, ये वाला, और बाकी दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, देख लें अच्छे से। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसको फॉर्मेशन के लिए लिखना है। तो देखो एक तो फर्स्ट वाली रिएक्शन से फॉर्म हो रहा था, यानी कि K1O3 से क्या हो रहा था, फॉर्म। फिर बैकवर्ड रिएक्शन का K2 था ना, तो K2 इंटू O2 इंटू O से क्या हो रहा है, डिसअपियर। तो मुझे माइनस, क्योंकि मैं फॉर्मेशन बता रहा हूँ तो डिसअपियरेंस को माइनस करना पड़ेगा। और एक और था क्या था, देखें इस वाले से क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो K3 इंटू O3 इंटू O, K3O3O। देखो आया समझ में, ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। ये हमारा नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O हो गया, O हमारा इंटरमीडिएट है। अब देखें, एट स्टेडी स्टेट DO/dt को क्या करना है, ठीक है, ज़ीरो करना है। अब ज़ीरो करना है तो देखें यहाँ से जब मैं इसको ज़ीरो करूँगा तो देखो यहाँ हो जाएगा K1O3 इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ से क्या कर लूँ, मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, O को मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया K2O2 प्लस K3O3। ठीक है, और यहाँ से मैंने O की वैल्यू निकाल ली है। O की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, K1O3 अपॉन K2O2 प्लस K3O3। देखो आप ये क्यों करना है भाई, आपको देखो स्टेप बाय स्टेप आप ये समझना भाई, ये क्यों निकाल रहे हैं हम, ये भी तो पता होना चाहिए। देखो ये तो इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमें इंटरमीडिएट को जीरो करना पड़ा है ना। इंटरमीडिएट को जीरो करके मैंने ये O क्यों निकाला, क्योंकि इसी को तो मुझे रिमूव करना है, रेट लो लाना है। तो और ये O की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली है, देखो क्योंकि जब मैं इस O को यहाँ पुट करूँगा तो सब कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। O गायब हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, O3 और O2 रह जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में हमें इक्वेशन 2 को पुट करना है। तो देखो सबसे पहले तो इक्वेशन 1 क्या था, जो हमारे पास DO3/dt था। देखो ये क्या था, DO3/dt था, ये क्या था, यहाँ से K1O3, यहाँ से भी मैं O को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये था K1O3। ठीक है, K1O3, फिर देखें O कॉमन ले लिया मैंने, प्लस O को मैंने कॉमन कर लिया, क्या क्या रह गया है, K3O3 माइनस K2O2, K3O3 माइनस K2O2। ठीक है, देखो यही बनेगा, आप चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे से, आपके पास यही एक्सप्रेशन यहाँ से निकल के आएगा, K3O3 माइनस K2O2। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो देखें क्या किया हमने, देखें हमने इस एक्सप्रेशन में माइनस DO3/dt इज इक्वल टू, सॉरी देखिए, माइनस DO3/dt इज इक्वल टू K1O3 प्लस, अब इस पूरे O को यहाँ पुट करना है, K1O3 अपॉन K2O2 प्लस K3O3। हाँ भाई अब समझो कचरा तो होने वाला है, लेकिन
समझते चलें। यहाँ हो गया K3 O3 माइनस K2 O2, K3 O3 माइनस K2 O2। इस O की जगह हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, देख लो एक बार पूरा स्टेप आप अच्छे से देख सकते हो। ये K1 O3 है, ठीक है। उस O की जगह हमने इस पूरे स्टेप को पुट कर दिया है, बोलो ठीक है। और ये हो गया वापस से K3 O3 माइनस K2 O2, ठीक है। अब मैं यहाँ से K3 O3 को कॉमन ले सकता हूँ, तो देखें इसको मैंने लिख रहा हूँ जिससे जगह मिल जाए। तो यहाँ से मैं K1 O3 को कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, देखो तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस ये ऊपर क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा K3 O3 माइनस K2 O2 अपॉन K2 O2 प्लस K3 O3, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, K2 O2 से K2 O2 कट जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख दूँ जिससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो K2 O2 से K2 O2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2K3 O3, ठीक है। बोलो सही है, 2K3 O3 हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ K1 O3, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये रह जाएगा 2K3 O3 अपॉन नीचे एलसीएम वाला K2 O2 प्लस K3 O3, ठीक है। मैं वही बोला था मेथड बहुत लेंदी है, ठीक है। और एक हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया जिसमें बहुत ही आपको कचरा दिख रहा होगा ना, मतलब बहुत सारी टर्म्स दिख रही होंगी, लेकिन फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा वो बहुत आसान होगा। देखें सॉल्व करें इसको फाइनल, देखो क्या हो जाएगा 2K1 K3 O3 क्या हो जाएगा O3 का स्क्वायर अपॉन K2 O2 प्लस K3 O3। ये आपके पास आया है क्या, देखो ये वैल्यू है किसकी, माइनस DO3/dt की। देखो माइनस DO3/dt आया है, ये तो हमें, ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस था। अगर मैं रेट लिखूं तो वो क्या होगा 1/2, और 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा फिर, ठीक है। तो जो रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या है, वो तो है -1/2, इसको यहाँ कर दो, और माइनस DO3/dt, ये है ना। 2 से 2 कैंसिल, और ये फाइनल आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखें K1 K3 O3 का स्क्वायर अपॉन K2 O2 प्लस K3 O3, है ना। देखो सुंदर सा एक्सप्रेशन आया है, ये आपका हो गया इस रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपका रेट का एक्सप्रेशन आ चुका है, ठीक। अब देखो एक काम करो, पहले तो इसको कॉपी करो, कर लिया। अब आप बताओ बस इस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ आ चुका है, बताओ इसका आप ऑर्डर क्या बताओगे, बताओ ऑर्डर क्या बताओगे इस रिएक्शन का। सोचो इस रिएक्शन का ऑर्डर कैसे बताया जाएगा, सोच लिया। अच्छा अगर आप ये सोच रहे हो, देखो 2 हो गया, ऊपर 2 है, नीचे 1 और 1, ये ऊपर जाएगा 2, तो 0 ऑर्डर की होगी। बताओ क्या ऐसा है क्या, ऐसा गलती से भी मत करना, इस तरीके से इसका ऑर्डर नहीं निकलेगा, है ना। अब ऑर्डर देखो, अगर वो आपसे ऐसी कंडीशन में तो आपसे ऑर्डर नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर उसको ऑर्डर पूछना है तो वो क्या करेगा, देखें अगर उसको ऑर्डर पूछना है इस रिएक्शन का तो वो आपको कंडीशंस देगा। कंडीशंस कैसी, देखें वो बोल देगा आपसे कि इफ़ जो O2 है इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन O3। बताओ अगर O2 की वैल्यू O3 से बहुत ज़्यादा होगी तो बताओ क्या O3 वाला जो टर्म है उसको हम O2 वाले टर्म से नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वो क्या था, K2 O2 प्लस K3 O3 को मैं लगभग बराबर क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ K2 O2 लिख सकता हूँ। बोलो सही है क्या, दिख रहा है, ठीक है। और उस रेट वाले एक्सप्रेशन में जब इसको मैं पुट करूँ तो देखो ऊपर तो था K1 K3 O3 का स्क्वायर, नीचे ये वाला टर्म था, उसमें से सिर्फ क्या रह गया K2 O2। अब देखो रेट क्या हो गई, K1 K3 अपॉन K2 O3 का स्क्वायर और O2 की पावर -1। ये देखो इसका अब आप बता सकते हो नेट ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, 2 - 1 1, ठीक है। एक कंडीशन ये दे दी, दूसरी आपसे मान लो उसने बोल दिया इफ़ O3 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन O2, तो क्या हो जाएगा K2 O2 प्लस K3 O3 लगभग बराबर किसके हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ K3 O3 के। तो रेट
इज इक्वल टू, ऊपर था K1 K3 O3 का स्क्वायर अपॉन नीचे रह गया K3 O3, कैंसिल, सिर्फ क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू K1 O3, यहाँ पर ऑर्डर हो गया 1, ठीक है, और यहाँ पर भी ऑर्डर कितना हो गया 1। तो ऐसे कंडीशन बना के ऑर्डर पूछ सकता है, इसमें ऑर्डर नहीं पूछेगा। नॉर्मल सी बात है कि हमारा रेट एक्सप्रेशन निकालने का मेथड हो चुका है, फटाफट से कॉपी करें। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। हमारा केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरा कंप्लीट होने का मतलब कि एक भी चीज़ इसमें मिस नहीं की गई है, ठीक है, कि आप एक भी चीज़ सोचो कि भाई ये नहीं पढ़ाया गया हो, सारी चीज़ें कवर कर ली गई हैं, ठीक है। अब आपका टाइम है कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, हर एक चीज़ को बताया गया है, जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं थोड़ी सी वही बताई गई हैं, जैसे कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। H2O2 वाला मैंने डिकम्पोजिशन का इनफेक्टर वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखो आज के लेक्चर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन था, फिजिकल स्टेट थी, सरफेस एरिया था, कैटलिस्ट था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी और टेम्परेचर था, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स थे और हमने 2 रिएक्शन मैकेनिज्म के मेथड्स पढ़ लिए हैं, कैसे रेट लो कैलकुलेट करते हैं। पहला है RDS मेथड और दूसरा है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। दोनों मेथड आसान है, ठीक है। RDS में तो आपको जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसके थ्रू रेट लॉ को कैलकुलेट करना होता है, आसान होता है। और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड कब अप्लाई करना है कि जब आपको कुछ नहीं पता, तो आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करो। उसमें इंटरमीडिएट को स्टेडी स्टेट में मानो, यानी कि इंटरमीडिएट का टाइम के साथ चेंज क्या मानो 0, और पूरा मेथड लगाओ। थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा लेकिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हमारे बिल्कुल नए चैप्टर के साथ, जो कि होगा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।